जानवर, नदी, झरने, लहलहाते खेत, पहाड़ियां और उनके बीच सदियों से विराजमान नीलकंठ महादेव। जिनके रहस्य, चमत्कार और खूबियां दुनिया को ना के बराबर पता है। वही नीलकंठ महादेव जिनके करीब जाकर क्रूर मुगल शासक औरंगजेब को उल्टे पांव भागना पड़ा। वही नीलकंठ महादेव जिसके चारों ओर शेर, बाघ जैसे खतरनाक जंगली जानवर घूमा करते थे। आज ऐसे अद्भुत, अविश्वसनीय, अविनाशी भोलेनाथ की खोज में निकली है बींग घुमक्कड़ की टीम। इस घुमक्कड़ी की शुरुआत तो दिल्ली से करीब 185 किलोमीटर दूर अलवर के लिए हुई, लेकिन असल यात्रा का आरंभ हुआ सरिस्का टाइगर रिजर्व से, जिसका मुख्य द्वार अलवर से करीब 42 किलोमीटर दूर। यहां से आगे का रास्ता घनघोर जंगल से होकर गुजरता है, जहां गाइड को लेकर जाना ही बुद्धिमानी का काम है। हमारे साथ इस ट्रिप में अलवर के मशहूर टूरिस्ट गाइड निरंजन राजपूत रहे, जो मोर से लेकर टाइगर, बंदर, हिरण, जंगली सुअर समेत हर जानवर और पक्षी के बारे में बींग घुमक्कड़ को बताते हुए आगे बढ़े। जल्द ही टहला घाटी आ गया। यहां से पहाड़ी पर चढ़ना होता है। पहाड़ की ऊंचाई से टहला घाटी का इलाका अद्भुत नजर आता है। काफी सुनसान जगह है, लेकिन फिर भी घुमक्कड़ी चालू है। यहाँ पर इस जंगल में घूमते घूमते बींग घुमक्कड़ की टीम को पता चला शिव के एक अद्भुत मंदिर के बारे में, जो 5000 साल पुराना है। इस मंदिर को नीलकंठ महादेव का मंदिर कहा जाता है। नीलकंठ से यहाँ पर अर्थ है नीले गले वाला, यानी कि नीलकंठ उस विष के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जो महादेव ने समुद्र मंथन के बाद पी लिया था। तो अब यहाँ से आपको मैं नज़ारा दिखाती हूँ। बहुत खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से। यहाँ दूर से हमें लोग भी दिख रहे हैं। अरावली के पहाड़ से हम घिरे हुए हैं इस वक्त, और सरिस्का टाइगर रिजर्व के बीचों बीच हैं बिल्कुल। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, देखते हैं क्या है इस मंदिर में, क्या खूबी है, इस मंदिर का इतिहास भी जानते हैं। तो चलिए मेरे साथ। यात्रा नीलकंठ महादेव की थी, तो उनके बारे में इसी पहाड़ी पर ज्ञान से भरपूर कुछ नई बातों का पिटारा खोला निरंजन राजपूत जी ने। हम लोग इस वक्त नीलकंठ महादेव मंदिर की तरफ जो रोड जाता है उस पे खड़े हैं, और मेरे पीछे ये जो सीसी रोड जो है ये लीड कर रहा है पारानगर को। पारानगर के नाम से बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं इस इलाके को। यहाँ जो मुख्य जो मंदिर है महादेव जी का मंदिर, जो नीलकंठ मंदिर है, उस मंदिर के नाम से इस जगह को जाना जाता है। अभी हम टहला टाउन के बाहर आउटस्कर्ट्स पर हैं। सरिस्का का टाइगर रिजर्व की ये पेरीफेरियल एरिया है, और अंदर जब हम जाएंगे तो नीलकंठ महादेव मंदिर के अलावा वहाँ 84 मंदिरों के भग्नावशेष रुइंस हैं।
आशावरी गेट से आगे बढ़ते हुए ज्यादातर जगह रास्ता उबड़ खाबड़ और कच्चा है। फिर भी दिल अगर सच्चा है तो नीलकंठ महादेव मंदिर पहुंच ही जाते हैं। रास्ते में जगह जगह मंदिर की दिशा सूचक बोर्ड दिखाई देते हैं और जब मंदिर के करीब पहुंचते हैं तो दिल बाग-बां हो उठता है, क्योंकि पहाड़ियों से घिरे राजौरगढ़ गांव की खूबसूरती मन मोह लेती है। इस गांव को नीलकंठ गांव के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर परिसर में पहुंचे तो बीन घुमक्कड़ की पूरी टीम हक्की बक्की रह गई। यकीन ही नहीं हुआ, जंगल, जंगली जानवर और पहाड़ों के आगे इतना खूबसूरत मंदिर भी होगा। ये ख्याल दिमाग में इसलिए आया क्योंकि कभी ऐसे पौराणिक और सदियों पुराने मंदिरों के बारे में किसी टेक्स्ट बुक में नहीं पढ़ा, किसी किताब में इनका जिक्र नहीं मिला। हमें तो सिर्फ ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार के बारे में बताया गया। वो कौन सी सोच थी जिसने हमारे ही इतिहास को हमसे ही छुपा कर रखा? कहते हैं कि मुगल बादशाह औरंगजेब को हिंदू मंदिरों से नफरत थी। उसकी नजर दिल्ली से बेहद करीब इस क्षेत्र पर भी पड़ी। औरंगजेब और उसकी सेना आसपास के क्षेत्र के मंदिरों को क्षतिग्रस्त करके जब नीलकंठ महादेव के मंदिर की तरफ बढ़ा, तब यहाँ से एक ज्वाला प्रज्वलित हुई। कहते हैं कि औरंगजेब और पूरी मुगल सेना को अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना पड़ा। कभी ये दिव्य स्थान मंदिरों का एक समूह हुआ करता था। एक से बढ़कर एक उत्कृष्ट मंदिर यहाँ मौजूद थे। औरंगजेब और उसकी कायर सेना ने इन धरोहरों और पौराणिक महत्व वाले मंदिरों को काफी नुकसान पहुंचाया। औरंगजेब के इस इलाके तक पहुंचने की बात इसलिए सत्य प्रतीत होती है क्योंकि अरावली की इन्हीं खूबसूरत पहाड़ियों पर बने कांकवाड़ी के दुर्ग में औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को कैद कर घनघोर यातनाएं दी थी। जिस औरंगजेब ने अपने भाई का सिर इसलिए कलम करवा दिया क्योंकि वो सर्वधर्म की बात करता था, हिंदुओं के आराध्य को मानता था, ऐसा औरंगजेब भला हिंदू मंदिरों को क्यों छोड़ता? इतिहास के झरोखों को समझते बूझते बीन घुमक्कड़ की टीम मंदिर के अंदर जाने को हुई। तभी इस नजारे ने हमारे कदम कुछ पलों को थाम लिए। दाना चुगते कबूतर और मोर हमारे कदमों की आहट से फड़फड़ाने लगे थे। यहाँ से अंदर प्रवेश किया तो सामने नजर आ गया मुख्य मंदिर, जिसके बाहर दोनों तरफ अनेकों खंडित मूर्तियों के भग्नावशेष मिले। मंदिर के चप्पे चप्पे पर मुगलिया हमले के सबूत नजर आए। मंदिर का पूरा चक्कर लगाकर गौर से देखा तो समझ आया कितना उत्कृष्ट काम नीलकंठ महादेव मंदिर में किया गया है। इस मंदिर को सरिस्का का खजुराहो कहा जाता है। वो इसलिए कि आप जब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे और इसकी दीवारों पर ये नक्काशी देखेंगे तब आपको समझ में आएगा ये जो नक्काशी है ये बहुत हद तक खजुराहो के नक्काशी जैसी है, खजुराहो से मिलता जुलता है इसका स्ट्रक्चर। तो इस मंदिर का इतिहास और इसका निर्माण, इसके बारे में जब हम जानते हैं तो हमें पता लगता है कि ये 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में इसका निर्माण हुआ था। तो आप सोचिए कि उस समय जब इतनी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, सुनसान एरिया था ये, तब उस समय यहाँ पर आकर किसी ने इतनी शानदार नक्काशी के साथ इस मंदिर का निर्माण कराया। ये महामेरु स्टाइल यानी और नागरी स्टाइल, नगर मतलब सिटी, वहाँ उन खासकर नॉर्थर्न इंडिया में ये महामेरु स्टाइल के टेंपल बनते थे। महामेरु का मतलब द ग्रेट माउंटेन। इसमें टियर बाय टियर, मंजिल दर मंजिल ऊपर की तरफ बढ़ता है, अलग अलग हिस्सों को जोड़ते हुए, और
मंदिर के बाहरी एरिया में चारों तरफ अलग अलग तरह के जो हमारे इंडियन मिथोलॉजी में गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं और उनके अटेंडेंट्स अप्सराएं या वली उनको बाहर अलंकृत किया गया है मूर्तिकारों ने। और जो बात है कि खजुराहो स्टाइल में एक्चुअली जहाँ जो शिल्पकार थे जिन्होंने स्कल्प्ट किया था, यहाँ मूर्तियाँ बनाई थी, वो उज्जैन से ही लाए गए थे। क्षितिपाल देव जो थे वो यहाँ के चीफ स्कल्प्टर या मूर्तिकार थे, जिनको यहाँ पर 9वीं 10वीं शताब्दी में लाया गया और ये मंदिर की स्थापना की गई। नवीं 10वीं शताब्दी की बात चली है तो बता दें, मौजूदा नीलकंठ महादेव मंदिर का निर्माण गुर्जर प्रतिहार वंश के महाराजा धीराज परमेश्वरा मथान देव के समय में हुआ। हालांकि औरंगजेब के हमले के बाद बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके इस मंदिर का वक्त वक्त पर जीर्णोद्धार होता रहा, लेकिन मंदिर कभी उस भव्य और दिव्य स्वरूप में नहीं पहुंच सका जैसा हुआ करता था। कि औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को कांकवाड़ी के किले में छुपाया था, जो यहाँ से लगभग 6-8 मील की दूरी पे है। जंगल में ही से ही रास्ता होके जाता है, नीलकंठ होके ही वो रास्ता जाता है। अच्छा जी। तो उसके बाद फिर लेकिन नीलकंठ महादेव का मंदिर अभी तक हाँ वो भग्नावशेष कहूँ रुइंस में था, लेकिन अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI इसको काफी सालों से प्रोटेक्ट कर रही है। अच्छा। और उसी का रिजल्ट है कि यहाँ चारों तरफ रेलिंग हो गया है और दूसरे जो स्ट्रक्चर्स हैं लाइक बावड़ियाँ, उनका भी जीर्णोद्धार किया गया, उनका जैसे ये रखे गए हैं, इनको भी जोड़ा जाएगा। हाँ, लेटर ऑन कोई ऐसा टेक्नोलॉजी आए या कुछ ऐसा उनको अगर कोई स्ट्रक्चर बनाने का मौका मिलता है या उनको समझ आती है कि क्या, तो ये सब रिकवर करने के बाद में इनको स्टोर किया जा रहा है, इनका नंबरिंग होगा और नंबरिंग के बाद फिर कौन सा मंदिर कहाँ एग्जिस्ट करता था आइडियल साइट पे उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। करीब 50 साल से मंदिर पुरातत्व विभाग की देखरेख में वो जितना कोशिश कर सकते हैं मंदिर को सुरक्षित रखने में करते हैं, लेकिन सरकारी तंत्र की उदासीनता यहाँ स्पष्ट नजर आती है। मंदिर के प्रचार प्रसार में भारी कमी दिखती है। अब आगे बढ़ते हैं और आपको मंदिर के अंदर ले चलते हैं। देखिए कितना भव्य और दिव्य मंदिर है। मंदिर के गर्भगृह में जाने से पहले मुखमंडप में जबरदस्त नक्काशी की गई। यहाँ पर खड़े स्तंभों पर की गई कारीगरी सोचने पर मजबूर कर देती। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मंडप बना हुआ है गर्भगृह के बिल्कुल सामने, बीचों बीच मंदिर के। और एक चीज जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, अब ये जो कारीगरी है ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। काफ़ी बारीक कारीगरी है यहाँ पे, और ऐसा भी नहीं है कि अलग अलग पत्थरों पर ये कारीगरी करके इनको जोड़ा गया हो। ये पूरा का पूरा एक सिंगल पत्थर का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है इस पिलर को बनाने में। इसी पत्थर पे ऐसे कार्विंग्स की गई हैं यहाँ पे बहुत डिटेलिंग के साथ, आप देख सकते हैं हर तरफ से। और वो भी उस दौर में जब कोई मशीनरी का इस्तेमाल नहीं होता था, जब कुछ भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिर भी इतने माइन्यूट, इतने डिटेल्ड तरीके से यहाँ पे हर जगह कारीगरी की हुई है। ये देख सकते हैं आप ऊपर भी जो दीवारों पर ये जो छत पे नक्काशी है ये भी बहुत खूबसूरत है। ये भी उस दौर की कारीगरी है। खूबसूरती का पैमाना आगे और बढ़ जाता है। यहाँ से आगे बढ़ते ही विराजे हैं नीलकंठ महादेव। शिव के इस रूप की महिमा को महाभारत काल से जोड़ा जाता रहा है। कहते हैं द्वापर युग में अज्ञातवास के समय यहाँ आए पांडवों ने ही मंदिर बनाया
और नीलम पत्थर का शिवलिंग स्थापित किया। कहा तो ये भी जाता है कि मंदिर का रिश्ता काशी विश्वनाथ से। खुद भोलेनाथ पांडवों के साथ आशीर्वाद स्वरूप चलकर इस जगह तक आए। अब मैं मंदिर के गर्भगृह में हूँ। ये मंदिर का मुख्य गर्भगृह है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, आप इस शिवलिंग को गौर से देखेंगे तो ये आपको नीला प्रतीत होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये नीलम पत्थर का बना है। दुनिया में ऐसे रंग के पौराणिक शिवलिंग बहुत कम ही पाए जाते हैं। ये ज्योत देख रहे हैं, विश्वास है कि ये ज्योत महाभारत काल से निरंतर जल रही। नाथ संप्रदाय के लोग इस मंदिर के पुजारी, वो कभी इस ज्योत को बुझने नहीं देते। सुबह 4:30 बजे और शाम 7 बजे मंदिर में महादेव की आरती की जाती। महादेव के दर्शन करते वक्त बिन घुमक्कड़ को एक और बात पता चली, वो ये कि शिवलिंग के नीचे एक बावड़ी है। कभी यहाँ दर्शन को आए भक्त बावड़ी में भी जाया करते थे, लेकिन एएसआई ने अब उसे बंद कर दिया। ये कौरव पांडवों का टाइम का बताया जाता है। इसे यहाँ पे 360 मंदिर हैं और ये शिवलिंग हदर है, इसके नीचे एक बावड़ी भी है। तो पंडित जी, ये जो बोला जाता है कि शिवरात्रि और श्रावण मास के दौरान ये शिवलिंग 3 बार दिन में रंग बदलता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। 3 बार आरती जरूर होती है, बाकी रंग नहीं बदलता। अच्छा। और ये मतलब इसके नीचे बावड़ी है। अच्छा, इसके नीचे बावड़ी है। अब गवर्नमेंट के अंडर में आने के बाद में इस बावड़ी को बंद करा दिया गया है। जैसे पीछे नई चुनाई हो रही है तब इसको बंद कराया गया है। नीलकंठ मंदिर के आसपास भी बाहर कुछ बावड़ियाँ बनी हुई हैं, जिनका उद्देश्य होता था, जब हम मंदिर जाते हैं तो हम पवित्र होके स्नान करके जाते हैं, एब्ल्यूशन जिसको कहें अंग्रेजी में। तो उस पर्पज से वो बावड़ियाँ बनी होती थी। और क्योंकि ये राजौरगढ़ की जनता जो यहाँ लोग रहते थे, उन लोग को पानी, सोर्स ऑफ वाटर भी प्रोवाइड करता था। और जो मंदिर में दर्शनार्थी आते थे, उन लोगों के लिए एक तरीके से अपने आप को पवित्र करके मंदिर में प्रवेश का जरिया भी थे ये बावड़ियाँ। आप सोच रहे होंगे कि मंदिर के दर्शन खत्म हो गए, तो जरा कुछ देर और रुक जाइए, अभी बहुत कुछ है यहाँ देखने लायक। देखिए ये विशाल काय बावड़ी, चलिए इसके अंदर चलते हैं। तो नीलकंठ महादेव के मंदिर परिसर से थोड़ा सा आगे आके परिसर के अंदर ही एक ये बावली मिलती है। यहाँ पर काफ़ी पुराना चूने मिट्टी का ये स्ट्रक्चर है। ये भी जब मंदिर के टाइम से ही यहाँ पे ये बावली होगी, हज़ारों साल पुराना। यहाँ से करीब करीब 62 सीढ़ियाँ उतर कर नीचे वहाँ पे वो एरिया आता है जहाँ पे पानी है। बावली का इस्तेमाल पहले पीने का पानी के लिए या नहाने के लिए होता होगा, जब पानी की और कोई व्यवस्था नहीं होती थी पुराने ज़माने में। तो अब हम यहाँ से उतर के पानी तक जाएंगे। मैं आपको ये पूरा यहाँ तक दिखाऊंगी एरिया। पानी अभी यहाँ पे जो है इकट्ठा, वो काफ़ी गंदा हुआ पड़ा है, लेकिन इस स्ट्रक्चर को और इस जगह को देखकर आप समझ सकते हैं कि ये कितना पुराना है। इसी बावड़ी के बाहर कुछ मंदिरों के और अवशेष हैं। यहाँ क्षतिग्रस्त हालत में पड़ा एक शिवलिंग और दिखाई देता है, जिसे देखकर समझ आता है कभी यहाँ भी विशाल मंदिर रहा होगा। पुरातत्व विभाग को जो अवशेष काम के लगते हैं, वो उन्हें इकट्ठा कर लेता है। बाकी के अवशेष यूं ही सर्दी, गर्मी, बारिश, तूफान में पड़े रहते हैं। खूबसूरत नीलकंठ गांव में विद्युत विभाग से आने वाली बिजली की व्यवस्था नहीं। ज्यादातर घरों में सोलर पैनल लगे हैं, जिनसे गांव वाले टीवी, फ्रिज और आज की जरूरत का सबसे तगड़ा सामान यानी कि मोबाइल चार्ज कर लेते हैं। वो बात अलग है
यहाँ सिग्नल दम तोड़ते ही नजर आते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि मोबाइल टावर यहाँ से दूर टहला में है। मंदिर तक जाने के लिए अच्छे और पक्के रास्ते कहीं कहीं पर दुर्लभता से ही दर्शन को मिलते हैं। विकास की दृष्टि से ये इलाका कोसों दूर है। पुरातत्व विभाग टाइगर रिजर्व एरिया होने का रोना रोता रहता है, तो वन विभाग की नजर हमेशा गांव की जमीन पर बनी रहती है। अगर आप हमारी तरह नीलकंठ महादेव आना चाहते हैं तो पहले अलवर आइए। यहाँ से सरिस्का नेशनल पार्क होते हुए नीलकंठ महादेव करीब 65 किलोमीटर दूर है। दिल्ली जयपुर जैसे शहरों से अलवर पूरी तरह कनेक्टेड है। किसी दूसरे राज्य से आप दिल्ली जयपुर तक प्लेन से भी यात्रा करके पहुंच सकते हैं। रोड और ट्रेन नेटवर्क से भी अलवर तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। दिल्ली से इतनी नजदीक इतना बेहतरीन प्लेस ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। बीइंग घुमक्कड़ की आज की घुमक्कड़ी में बस इतना ही।